everyone, welcome back to the channel. Hope you all are doing great. Today we are going to do our chapter number 4 calculation of national income. पूरा न्यूमेरिकल चैप्टर है. इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और इसी के साथ में हमारी मैक्रो की यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी. फिर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग. शुरू करें फटाफट से. तो देखो मैंने बताया इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं. एक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के अंदर, दूसरा इस चैप्टर से प्रिकॉशंस पूछे जाएंगे. 3 मेथड्स हमारे पास में है, तीनों मेथड्स में से किसी भी मेथड के प्रिकॉशंस पूछे जा सकते हैं. तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कन्वर्जन्स का आना जरूरी है, जो हम लोगों ने कल वाली क्लास में डिस्कस करे थे. 3 कॉन्सेप्ट थे, ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक और नेशनल का कॉन्सेप्ट, और लास्ट आता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहला कन्वर्जन है ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट. देखो कभी भी अगर क्वेश्चन में हमें नेट फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में ग्रॉस गिवन है, सबसे पहले तो ये दिमाग में फिट कर लो, जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है उसे हम हमेशा इक्वल्स टू से पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, और जो भी कुछ हमारे पास में गिवन होता है उसे हम जस्ट इक्वल्स टू के बाद में लिखते हैं और उसके अंदर एडजस्टमेंट करते हैं. तो हमें अगर नेट फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस गिवन है, तो हम ग्रॉस में से क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. वहीं अगर हमें ग्रॉस फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन के अंदर नेट गिवन है, तो नेट में हम लोग क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं. कल पढ़कर आए हम ये सारी चीजें. डेप्रिसिएशन के दूसरे नाम कौन कौन से होते हैं, एग्जाम में गिवन होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. कंफ्यूज मत होना, डेप्रिसिएशन का मेन नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. इसी को हम करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी बोलते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं. तो सारे नाम पता होने चाहिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए. पहला समझ में आ गया. ग्रॉस निकालना है, नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस करोगे, नेट फाइंड आउट करना है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करोगे. क्लियर है. सेकंड कन्वर्जन हमारे पास में आता है डोमेस्टिक और नेशनल का कॉन्सेप्ट. अगर हमें नेशनल फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन के अंदर डोमेस्टिक गिवन है, तो क्या प्लस करोगे, एनएफआईए. अच्छा मैम एनएफआईए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एनएफआईए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसी को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. नेशनल फाइंड आउट करना है, डोमेस्टिक में एनएफआईए प्लस करोगे. अगर डोमेस्टिक फाइंड आउट करना है तो नेशनल में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, एनएफआईए माइनस करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करते हैं. क्लियर है, आगे बात समझ में. अब अगर एनएफआईए क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन को थैंक यू बोल देना. गिवन नहीं है तो एनएफआईए कैसे निकालोगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. मैं क्या बोलती हूं इसे, कि एनएफआईए हम कैसे निकालते हैं, एनएफआईए का फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा. फीफा माइनस फीटा. फीफा का मतलब है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और फीटा का मतलब होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. करेक्ट है, आगे बात सारी समझ में. एक छोटा सा चीज और बताती हूं, कई बार एग्जाम में ऐसा होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन होता है, लेकिन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह पर क्वेश्चन में आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन होगा. अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा. याद रखना, कभी भी फ्रॉम अब्रॉड की जगह पर अगर टू अब्रॉड क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एनएफआईए की मैं बात कर रही हूं, तो क्वेश्चन में जो भी आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है उसका साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो. वो अपने आप जो टू अब्रॉड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रॉम अब्रॉड में कन्वर्ट हो जाएगा. करेक्ट है. नेशनल फाइंड आउट करना है, डोमेस्टिक में एनएफआईए प्लस करोगे, डोमेस्टिक फाइंड आउट करना है, नेशनल में एनएफआईए माइनस करोगे. एनएफआईए का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अगर गिवन नहीं है कैसे निकालोगे, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. अगर क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह पर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है तो उसका साइन चेंज कर देना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रॉम अब्रॉड में. करेक्ट है. लास्ट कन्वर्जन हमारे पास में आता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कन्वर्जन. अगर हमें फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो. इसे हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. समझ में आया. अगर हमें मार्केट प्राइस फाइंड आउट करनी है तो फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर दोगे. अगेन अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है तो क्वेश्चन के हाथ जोड़ देना, थैंक यू बोल देना. गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. अब याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्सेस का दूसरा नाम होता है टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन. क्या होता है दूसरा नाम, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन. कुछ भी एग्जाम में गिवन हो सकता है. और सब्सिडी का दूसरा नाम होता है इकोनॉमिक असिस्टेंस. इकोनॉमिक असिस्टेंस. इकोनॉमिक असिस्टेंस का मतलब है इकोनॉमिक हेल्प, यानी कि मोनेटरी हेल्प. समझ में आ गया. फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करके. मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करके. इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. समझ में आ गई बातें. 3 कन्वर्जन क्लियर है. अब देखो नेशनल इनकम निकालने के लिए हमारे पास में कितने मेथड्स आते हैं, 3 मेथड्स आते हैं. नंबर 1 है वैल्यू एडेड मेथड. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट
मेथड। नंबर 2 हमारे पास में आता है इनकम मेथड और थर्ड मेथड है हमारे पास में एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड्स आने चाहिए एग्जाम में, कोई भी मेथड पूछा जा सकता है। अब देखो दिमाग पे फिट कर लो, तीनों मेथड से हमें अलग अलग चीजें मिलती हैं। तीनों मेथड्स का फिक्स है कि किसी पर्टिकुलर मेथड से हमें कोई पर्टिकुलर चीज ही मिलेगी, बाद में जो भी कुछ हमें उस मेथड से मिला है उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। और कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखा दिया, आज भी बता दिया, कल भी सिखा दिया था। तो देखो दिमाग में फिट कर लो, जो वैल्यू एडेड मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, उससे फिक्स कर लो। हमेशा इस मेथड से हमें जीडीपी एट एमपी ही मिलता है। क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी। फुल फॉर्म हो गई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इसी को हम बोलते हैं जीवीए एट एमपी भी। क्या बोलते हैं? जीवीए एट एमपी, यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या बोल सकते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो दिमाग में फिट कर लो, चाहे क्वेश्चन ने कुछ भी पूछा है, इस मेथड से हमें जीडीपी एट एमपी ही मिलता है, जिसे हम जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं। यानी कि डी की जगह पर वी आ गया, पी की जगह पर ए आ गया, इसे बोलते हैं हम जीवीए एट एमपी, और इसी का नाम ग्रॉस वैल्यू एडेड भी होता है। करेक्ट है? बाद में क्वेश्चन ने जो भी पूछा उसमें कन्वर्ट करते रहना। इनकम मेथड से भी फिक्स है, इनकम मेथड से हमें एनडीपी एट एफसी ही मिलता है। एनडीपी एट एफसी की फुल फॉर्म क्या हो गई? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि इस मेथड से हमें क्या मिलती है? डोमेस्टिक इनकम, इसी को हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। तो फिक्स है, इनकम मेथड से हमें क्या मिलेगा? एनडीपी एट एफसी मिलेगा। और एक्सपेंडिचर मेथड से भी फिक्स है, एक्सपेंडिचर मेथड से भी हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी मिलता है। बहुत बार बच्चे कमेंट्स में पूछते हैं कि मैम वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से सेम चीज मिलती है क्या? हाँ बच्चा, सेम चीज मिलती है, जीडीपी एट एमपी ही मिलता है दोनों से। बस याद रखना, प्रोडक्ट मेथड से जो जीडीपी एट एमपी मिल रहा है उसे हम जीवीए एट एमपी भी बोलते हैं। करेक्ट हो गया? समझ में आ गई सारी बातें? अब तीनों मेथड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड कौन सा है हमारे पास में? ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड बोले तो प्रोडक्ट मेथड। क्या बताया मैंने आपको? इस मेथड से फिक्स है, हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी, जिसे हम जीवीए एट एमपी या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। समझ में आ गया क्या फॉर्मूला है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एज इट इज दोनों चीजें एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन है, दोनों को माइनस कर लेना, जीडीपी एट एमपी मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन ने जो भी पूछा उसमें कन्वर्ट करते रहना, जैसे कल मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था, आज दोबारा बता दूंगी। मान लो क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारे पास में गिवन नहीं है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालोगे? दो चीजों को प्लस करके, एक है सेल्स और दूसरा है चेंज इन स्टॉक। दो चीजों को प्लस कर देना, सेल्स और चेंज इन स्टॉक को, हमें क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। मान लो क्वेश्चन के अंदर चेंज इन स्टॉक भी गिवन नहीं है, तो चेंज इन स्टॉक को हम निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मान लो क्लोजिंग स्टॉक 50 गिवन है तो 50, ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, जो चीज गिवन नहीं है उसे जीरो ले लेना, कितना आएगा? 50 आएगा। मान लो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में गिवन नहीं है, ओपनिंग स्टॉक 80 है, तो जो चीज गिवन नहीं होती उसे सिंपल जीरो ले लिया करो। जीरो माइनस 80 कितना आ जाएगा? माइनस का 80 आ जाएगा। समझ में आ गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक भी अगर गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का ही दूसरा नाम है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। इस बात का मतलब क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दो, हमें क्या मिल जाएगा? चेंज इन स्टॉक मिल जाएगा। मान लो क्वेश्चन में उल्टा गिवन है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक की जगह पर हमारे पास में गिवन है एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। तो कुछ नहीं करना, जो भी गिवन है उसका साइन बदल देना, वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? अब देखो यहां पर ध्यान से एक चीज समझना, जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में दोनों सेल्स आ जाती हैं। सेल्स में डोमेस्टिक सेल्स भी आ जाती है, जो हम लोग हमारी कंट्री में माल बेच रहे हैं, सेल्स में हमारे एक्सपोर्ट्स भी आ जाते हैं, दोनों चीजें आ जाती है। सेल्स में डोमेस्टिक सेल्स भी आ रही है, एक्सपोर्ट्स भी आ रहा है। मान लो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली सेल्स गिवन है और अलग से एक्सपोर्ट्स भी गिवन है, इस सिचुएशन में एक्सपोर्ट्स को इग्नोर कर देना, क्योंकि वो एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी सेल्स के अंदर इंक्लूडेड है। इस सेल्स का मतलब क्या होता है? टोटल सेल्स होता है। तो अगर सेल्स गिवन है साथ में एक्सपोर्ट्स या फिर डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो उन दोनों चीजों को इग्नोर कर देना। सेल्स गिवन नहीं है तो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स को प्लस कर देना, हमें हमारी सेल्स मिल जाएंगी। सेम ऐसे ही जब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करते हैं तो इसमें हम लोगों ने जो डोमेस्टिक परचेजेस करी है, डोमेस्टिकली हम लोगों ने जो रॉ मटेरियल परचेज करा है वो भी आ जाता है, प्लस जो रॉ मटेरियल हम लोगों ने दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करा है वो भी आ जाता है। तो अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, दैट इज टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो अगर इन केस क्वेश्चन में इंपोर्ट्स वगैरह गिवन होगा तो उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि पापा गिवन है तो हमें बच्चों को नहीं लेना। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन नहीं है तो डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट्स दोनों को प्लस कर देना, हमें हमारे टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन मिल जाएगा। समझ में आ गया पूरा? तो क्या बताया मैंने, इस मेथड से मिलता है जीडीपी एट एमपी, यानी कि जीवीए एट एमपी। कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का ही दूसरा नाम है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करके। जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स में डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स दोनों आ जाता है। जब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करते हैं तो उसमें भी हमारा डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंपोर्ट्स दोनों आ जाता है। समझ में आ गया? ये चीज हमें मिल जाएगी जीडीपी एट एमपी। उसके बाद में क्वेश्चन ने जो पूछा उसमें कन्वर्ट करते रहना। बना के देखिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट।
और क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो क्वेश्चन में हमारे पास में सेल्स गिवन है, इंटरमीडिएट परचेज वगैरह गिवन है, तो इन्फॉर्मेशन देखकर हमें पता चल रहा है कि नंबर 1 मेथड हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन में मेथड का नाम गिवन नहीं होगा, आपको इन्फॉर्मेशन देखकर पहचाना है कौन सा मेथड लगेगा। तो देखो हमें पता है कि नंबर 1 मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से हमें क्या मिलता है, फिक्स है जीडीपी एट एमपी मिलता है, जिसका दूसरा नाम है जीवीए एट एमपी। अभी पढ़कर आए हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही फॉर्मूला था हमारे पास में। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट, अब देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो मैंने बताया हमें कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे निकाल सकते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा स्टॉक का मतलब चेंज ही होता है, माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कोई डाउट है? अब देखो सेल्स क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, कितनी सेल्स है, 800 है। अब देखो सेल्स गिवन है, सेल्स के साथ में एक्सपोर्ट भी गिवन है। मैंने बताया अगर सेल्स गिवन है, पापा गिवन है हमारे पास में, तो ये टोटल सेल्स है, इसमें एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एक्सपोर्ट्स को इग्नोर मार देना, समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो एक्सपोर्ट्स को इग्नोर मार दो, सेल्स कितनी है, 800 है। प्लस चेंज इन स्टॉक हम कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करके, क्लोजिंग स्टॉक 20 है, ओपनिंग स्टॉक हमारा 50 है, तो ये कितना आएगा हमारे पास में, माइनस का 30। समझ में आ गया ना? प्लस कर दो माइनस का 30 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये इंटरमीडिएट परचेज हमारे पास में कितना गिवन है, 500 गिवन है। यहां पर देखो इंपोर्ट भी गिवन है, मैंने बताया टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है हमारे पास में, तो इंपोर्ट्स को हम इग्नोर कर देते हैं। समझ में आ गई बातें? तो 800 में से 30 चले गया हमारे पास में, ये हमारे पास में 770 आ जाएगा। 800 माइनस 30 770 आ गया, उसमें से 500 भी माइनस कर दिया, ये हमारे पास में आ गया 270। कितना आ गया, 270। ये हमारे पास में आया है जीडीपी एट एमपी, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीबीए एट एमपी। समझ में आया? हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है एनवीए एट एफसी। क्या निकालना है, एनवीए एट एफसी। तो जो निकालना होता है उसे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, इक्वल्स टू से पहले जो गिवन है आ क्या गया हमारे पास में, जीवीए एट एमपी आ गया, तो ये हम लोगों ने लिख दिया जीवीए एट एमपी। अब एडजस्टमेंट कर दो, हमें नेट फाइंड आउट करना है। हमारे पास में ग्रॉस गिवन है, तो मैंने बताया था नेट निकालने के लिए हम ग्रॉस में से क्या माइनस कर देते हैं, डेप्रिशिएशन माइनस कर देते हैं। याद है ना सारी चीजें, जितनी भी चीजें बताई हैं, वैल्यू सेम है, एडिड सेम है, हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस गिवन है, क्या माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे। समझ में आया? कितना आया था हमारे पास में, 270 हमारे पास में आया जीवीए एट एमपी। माइनस करो डेप्रीशिएशन, कितना है, डेप्रीशिएशन हमारे पास में है 30, ये 30 हम लोगों ने माइनस कर दिया। माइनस करो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना गिवन है, सेल्स, डेप्रीशिएशन, एक्सपोर्ट, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट परचेजेस, परचेजेस ऑफ मशीनरी कोई यूज नहीं है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं है, सिर्फ सब्सिडी गिवन है। मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस कर दो, जो गिवन नहीं है उसे 0 ले लिया, सब्सिडी कितना है 40 है, तो 0 माइनस 40 कितना आएगा, माइनस का 40 आ गया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आ गई ना बच्चों बातें? तो 270 माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का ये आएगा, तो 4 5 6 7, ये भी हमारे पास में 70 आ गया, तो ये हमारे पास में आ गया कितना, 200 रुपीज। और हमारे पास में यूनिट क्या है, लैक्स के अंदर गिवन है, तो रुपीज 200 लैख। करेक्ट है? कोई डाउट है? समझ में आ गया अच्छे से कैसे करा है? पक्का क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो देखो आगे हमारे पास में प्रिकॉशंस गिवन है, प्रिकॉशंस हम लोग तीनों मेथड्स के लास्ट में एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तीनों मेथड समझ लेते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास में आता है इनकम मेथड। इनकम मेथड से मैंने आपको क्या बताया, हमें मिलता है हमेशा एनडीपी एट एफसी। फिक्स है, इसे हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। तो देखो एनडीपी एट एफसी निकालने का सिंपल सा तरीका है, तीन चीजों को प्लस कर देना। नंबर 1 है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि जो एम्प्लॉइज को सैलरी वगैरह मिलती है। नंबर 2 है ऑपरेटिंग सरप्लस, और नंबर 3 है मिक्स्ड इनकम। कोई अगर मान लो कोई छोटी सी दुकान वाला है, उसकी जो इनकम होती है उसे हम मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। तीन चीजों को प्लस कर देना, हमें एनडीपी एट एफसी मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन इतना आसान थोड़ी ना आएगा। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे, चार चीजों को प्लस करके निकालोगे। एक होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, दूसरा होता है पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई गाड़ी दे दी है, अपार्टमेंट दे दिया है, दैट इज पेमेंट इन काइंड, कि आपने चीज देकर उसे पे करा है। एक है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, जो एम्प्लॉयर है, जो बॉस है, वो अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, पीएफ का पैसा वगैरह। और एक होता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। चार चीजों को प्लस कर देना, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिल जाएगा। मान लो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी क्वेश्चन में गिवन है और अंदर की चीजें भी गिवन है, पेमेंट इन काइंड गिवन है, पेंशन ऑन रिटायरमेंट गिवन है। तो भैया जी जब पापा क्वेश्चन में गिवन है तो बच्चों को कोई पूछता है क्या, बच्चों को इग्नोर मारना है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर सारी चीजें अपने आप आ गई। समझ में आया? मान लो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश 500 गिवन है, पेमेंट इन काइंड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी 200 गिवन है, पेंशन ऑन रिटायरमेंट हमारे पास में गिवन नहीं है। तो जो चीजें गिवन नहीं है उसे आप सिंपली 0 मान लोगे। तो 500 और 200 कितना हो गया, 700 हो गया। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज
एम्प्लॉइज कितना आ गया 700। समझ में आया। एक इंपॉर्टेंट बात और, कई बार क्वेश्चन में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी की जगह पर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन गिवन होता है आपको घुमाने के लिए, और आपको घूमना नहीं है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर गिवन होगा तो उसे इग्नोर मार देना, हमें सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन लेना है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है। जितना मैं बता रही हूं बस उतना लेना है। क्वेश्चन में अगर कुछ भी एक्स्ट्रा गिवन है तो उन चीजों को इग्नोर मारोगे। जो चीजें हमें चाहिए, मान लो वो चीजें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उन चीजों को जीरो मान लेना। समझ में आ गया। फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज चार चीजों को प्लस करना, ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा। कौन कौन सी है, रेंट है, दूसरा है रॉयल्टी, थर्ड है इंटरेस्ट और फोर्थ है प्रॉफिट। चार चीजों को प्लस कर देना, हमें क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, चारों को प्लस कर दो, ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। कई बार क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट भी गिवन नहीं होता, गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, कई बार क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन नहीं होता, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम तीन चीजों को प्लस करते हैं, तीन चीजों को प्लस करते तो प्रॉफिट निकल जाता है। एक होता है डिविडेंड, जो कंपनीज डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, जिसे हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं, जो कंपनीज टैक्स दे रही हैं, और दूसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स। इसी का दूसरा नाम क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। कई बार कंपनी अपना कुछ पैसा किसी को नहीं देती, अपने ही पास में रखती है ताकि फ्यूचर में इस पैसे को इन्वेस्ट कर सके, इसे बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या फिर रिटेन्ड अर्निंग। समझ में आया। ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में गिवन है, ये दादाजी है। अगर दादाजी क्वेश्चन में गिवन है तो पापा और बच्चों को इग्नोर मारना है। अगर दादाजी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो पापा वगैरह को, पापा, चाचा, ताऊ जी, इन सबको प्लस करना है। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को प्लस करना है। मान लो ये प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो तीन चीजों को प्लस कर देना, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। समझ में आया। मान लो तीन में से कोई दो चीज या एक ही चीज गिवन है तो बाकी चीजों को जीरो मान लेना, एक ही चीज ले लेना। समझ में आ गया। मिक्स्ड इनकम का कोई पार्ट नहीं है, मिक्स्ड इनकम एज इट इज क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं होगा गिवन तो जीरो मान लेना। समझ में आ गया। इन तीनों चीजों को प्लस करके हमें क्या मिलेगा, एनडीपी एट एफसी। उसके बाद में जो क्वेश्चन ने पूछा है उसमें कन्वर्ट करते रहना। करे क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, और दो दो मेथड से निकालना है। प्रोडक्ट मेथड यानी कि फर्स्ट वाले मेथड से भी निकालना है, और इनकम मेथड मतलब सेकंड वाले मेथड से भी निकालना है। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं। देखो प्रोडक्ट मेथड मैं ऊपर लिख देती हूं, प्रोडक्ट मेथड याद करो। प्रोडक्ट मेथड से हमें मिलता क्या है, सबसे पहले हम वही निकालेंगे, बाद में कन्वर्ट करेंगे। प्रोडक्ट मेथड से हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी, जिसका दूसरा नाम होता है जीवीए एट एमपी, यही होता है। और फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही फॉर्मूला था। तो देखो क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, यहां पर देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा है, प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट, टर्शरी सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट, तीनों सेक्टर्स के वैल्यू ऑफ आउटपुट को प्लस कर दो, हमें टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। तो 2000 ये हो गया 3800, और 3800 साथ में हमें प्लस करना है 1400, तो ये हमारे पास में आ गया 5200 हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। समझ में आ गया ना मैंने क्या करा। सेम इसी तरह से हमारे पास में इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी डायरेक्टली गिवन है, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शरी सेक्टर का, तीनों को प्लस कर दो तो ये कितना है 1800, 1800 प्लस कर दिया हम लोगों ने 600, 2400 कितना है 2400। ये तो चलो डायरेक्टली आ गया हमारे पास में। जीडीपी एट एमपी कितना आया, 5200 में से हम लोगों ने माइनस करा 2400, ये हमारे पास में आ गया 2800। समझ में आ गया। हमें निकालना क्या है बालकों, हमें निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हमें निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अरे वाह, हमें निकालना भी यही था, इस मेथड से आया भी यही है, कोई मेहनत ही करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ही तो आता है इस मेथड से। तो आगे रुपीस और करोड़ हम लगा देंगे, रुपीस करोड़। समझ में आ गया नंबर 1 पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें इनकम मेथड से फाइंड आउट करना है जीडीपी एट एमपी। तो देखो इनकम मेथड से हमें क्या मिलता है, सबसे पहले याद करो, इनकम मेथड से हमें मिलता है एनडीपी एट एफसी, अभी पढ़ा था हम लोगों ने तो हम वही निकालेंगे। एनडीपी एट एफसी कैसे निकलता है, तीन चीजों को प्लस करके। पहला होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, अभी देखा था ना याद है, और थर्ड क्या होता है, मिक्स्ड इनकम। तीन चीजों को प्लस कर दो हमें मिल जाएगा एनडीपी एट एफसी। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखते हैं क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है क्या। देखो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है 800, कितना गिवन है 800 हमारे पास में गिवन है। अब अगर इसके अंदर की कोई भी चीज गिवन हो ना, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश वगैरह, काइंड वगैरह कुछ भी गिवन हो, तो सारी चीजों को हम इग्नोर मार देंगे। जैसे लिखा है ना, बेनिफिट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, इंटरेस्ट फ्री लोन, एम्प्लॉय को इतनी सारी चीजें मिली है, ये सब क्या है, पेमेंट इन काइंड है, बट हम इग्नोर मारेंगे क्योंकि कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है। दूसरा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, वो भी हमारे पास में डायरेक्टली गिवन है, कितना है 600, तो ये आ गया हमारे पास में ऑपरेटिंग सरप्लस। और लास्ट हमारे पास में है मिक्स्ड इनकम, इसका तो कोई पार्ट ही नहीं होता, मिक्स्ड इनकम ऑफ द पीपल यूजिंग फैमिली इनपुट्स। मिक्स्ड इनकम कितना है हमारे पास में 1300, तीनों चीजों को प्लस कर दो तो ये कितना आ रहा है हमारे पास में 800 प्लस 600 प्लस
1300, ये हमारे पास में आ गया ₹2700। कितना आया? ₹2700। आगे करोड़ लगा दो। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी, यही निकालना है। तो जो निकालना है उसे लेफ्ट हैंड साइड रखा, हमारे पास में जो गिवन है जो आ गया उसे हम राइट हैंड साइड रख देंगे इक्वल्स टू के बाद में। ग्रॉस निकालना है, नेट गिवन है, क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट गिवन है, क्या प्लस करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करेंगे। कोई दिक्कत? ये कितना आया? 2700 प्लस डेप्रिसिएशन। देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी कि डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास में? ये 80 गिवन है। प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है? अच्छा, निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गिवन है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है? 20 है, तो ये 100 हो गया। ये हमारे पास में आ गया ₹2800 करोड़। समझ में आ गया? इस मेथड से भी ₹2800 करोड़ आया है, इस मेथड से भी सेम आ रहा था, मतलब दोनों हमारे सही है। समझ में आ गया? सेकंड मेथड भी। प्रिकॉशंस लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास में आता है हमारा लास्ट मेथड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड से फिक्स है, हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी, चार चीजों को प्लस करके। नंबर 1 है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या गिवन है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जितना भी प्राइवेट सेक्टर खर्चा कर रहा है खुद के कंजम्पशन के लिए, हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा करता है कंजम्पशन के लिए, वो भी इसी में आ जाता है, सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। सेकंड होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो सरकार कंजम्पशन के लिए खर्चा कर रही है। गवर्नमेंट भी बहुत सारे फूड ग्रेन्स वगैरह खरीदती है ताकि वो वीकर सेक्शन को सप्लाई कर सके सस्तों के अंदर। और थर्ड आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसी का दूसरा नाम होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या नाम होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और लास्ट होता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को हम एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट्स को एम से, तो एक्स माइनस एम क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स। चार चीजों को प्लस कर देना। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितना भी प्राइवेट सेक्टर अपने कंजम्पशन के लिए खर्चा कर रहा है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज क्वेश्चन में गिवन होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसी का दूसरा नाम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट्स। कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। अब लोचा सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाले के अंदर है। कभी भी अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पर क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हो, एक फिक्स्ड वर्ड और आ जाए, इसका मतलब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गिवन है। तो इस सिचुएशन में आप एक चीज प्लस कर दोगे, चेंज इन स्टॉक प्लस कर दोगे, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दोगे, तो हमें हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट मिलेगी। समझ में आया? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पर अगर कभी भी क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो उसके साथ में चेंज इन स्टॉक को प्लस कर देना। जब दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी हो गई और हमारा चेंज इन स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी हो गया। करेक्ट है? मान लो क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन नहीं है, तो इस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं? बिजनेस की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन होगी, वो ले लेना। गवर्नमेंट की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन होगी, वो भी ले लेना। और हाउस होल्ड सेक्टर जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करवाता है, हम लोग जो घर और बिल्डिंग वगैरह बनवाते हैं, वो भी हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। तीन चीजों को प्लस कर देना, हमें क्या मिल जाएगी? हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया? तो इस मेथड से जीडीपी एट एमपी मिलता है। कैसे मिलता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज गिवन होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज गिवन होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर गिवन नहीं है, उसकी जगह पर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो उसके साथ में इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन स्टॉक को प्लस कर देना। कैसे निकालोगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन नहीं है, तो बिजनेस की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सरकार की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और हाउस होल्ड सेक्टर जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, बिल्डिंग्स बनवा रहा है, उसे भी प्लस कर देना। और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट्स। कैसे निकालोगे? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। समझ में आ गया? एक बात और बता देती हूं, कभी भी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन दोनों की जगह पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगर कभी भी इस ग्रॉस वर्ड की जगह पर, दोनों में से कुछ भी गिवन है, ग्रॉस वर्ड की जगह पर कभी भी अगर नेट लिखा हुआ आ जाता है, तो हमेशा याद रखना तुरंत साथ में उसी वक्त डेप्रिसिएशन प्लस कर देना, क्योंकि जैसे ही हम नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं, वो नेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया? कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट में ग्रॉस की जगह पर नेट गिवन है, तो तुरंत डेप्रिसिएशन प्लस कर देना, उसी वक्त वो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। वही लिखा है, अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, तो डेप्रिसिएशन प्लस कर देना, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन बना के देख ले। हमें इस क्वेश्चन के अंदर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है और दो मेथड से फाइंड आउट करना है, एक्सपेंडिचर मेथड से और इनकम मेथड से। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं। याद करो, एक्सपेंडिचर मेथड अभी हम लोगों ने पढ़ा है। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? जीडीपी एट एमपी। कैसे निकलता है? नंबर 1 होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो वो हमारे पास में गिवन है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसी को हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। कितना गिवन है हमारे पास में?
1400 है, याद रखना पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट की जगह पर हमारे पास में गिवन है ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक का मतलब भी तो सरकार ही होता है, तो ये हमारे पास में गिवन है ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट का सारा एक्सपेंडिचर गिवन है। हमें यहां पर अलग से लिखा हुआ नहीं है ना कि गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आ गया उसमें, और गवर्नमेंट अगर कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट करती है वो भी साथ साथ में इंक्लूडेड है। गवर्नमेंट का टोटल खर्चा हमारे पास में गिवन है, कितना गिवन है 480 हमारे पास में गिवन है। फिर थर्ड नंबर पर क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है क्या, गिवन नहीं है, तो याद करो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं होता तो हम क्या लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस हमारा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन स्टॉक। बट यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन नहीं है, ये वो वाली सिचुएशन है जब हमारे पास में क्वेश्चन में ये चीजें गिवन होंगी। तो देखो यहां पर ध्यान से हमारे पास में ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, बिजनेस की फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास में गिवन है। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड सेक्टर जो घर वगैरह बनवा रहा है, बिल्डिंग वगैरह है, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हमारे पास में गिवन है। और एक होता है गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया सरकार का तो पूरा खर्चा एक साथ ही दे रखा है, हम लोगों ने उसे एक साथ में प्लस कर दिया 480। तो हमारे पास में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक तो बिजनेस की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन वाली इन्वेस्टमेंट गिवन है 120 और 120, इन दोनों को हम ले लेंगे। और कभी भी अगर हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो हमें साथ में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस करना पड़ता है, तभी टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल कैपिटल फॉर्मेशन मिलता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 40 है, समझ में आ गया। लास्ट हमारे पास में क्या होता है नेट एक्सपोर्ट्स होता है, वो भी गिवन है एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स, इसका मतलब है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स को हम क्या बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। कितना गिवन है हमारे पास में 40 गिवन है, एज इट इज प्लस कर दो, समझ में आया। तो कितना हो गया 1400 और 480 हो गया, एक तो हमारे पास में 1400 प्लस 480 हो गया, साथ में 120 120 और 40 120 प्लस 120 प्लस 40 हो गया, और साथ में ये एक 40 और आ गया, ये हमारे पास में आ गया 2200। कितना आया 2200। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि NNP एट MP हमें निकालना है। और हमारे पास में आया क्या है GDP एट MP हमारे पास में आया है। नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है तो क्या प्लस होगा NFIA प्लस होगा, प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस सेम है, तो GDP एट MP कितना आया 2200 माइनस डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है कितना है 0 है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह पर हमारे पास में 2 अब्रॉड गिवन है। मैंने बताया था कभी भी फ्रॉम की जगह पर 2 आ जाए तो साइन चेंज कर देना, ये हो गया माइनस का 20 प्लस कर दो माइनस का 20, तो 2200 में से माइनस 20 हो गया, तो ये हमारे पास में आ गया 2180। कितना आ गया रुपीज 2180, यूनिट क्या है हमारे पास में लैख। समझ में आ गया, पहला मेथड क्लियर हो गया। आगे इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है इनकम मेथड से। इनकम मेथड से हमें क्या मिलता है, ये है हमारा इनकम मेथड। इस मेथड से हमें क्या मिलता है, इस मेथड से हमें मिलता है NDP एट FC। क्या मिलता है NDP एट FC मिलता है। कैसे मिलता है, सबसे पहले आता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखो क्वेश्चन में गिवन है क्या, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अंदर की 4 चीजें ढूंढो। नंबर 1 चीज तो मिल गई, सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देती हूं। नंबर 1 चीज तो मुझे मिल गई, नंबर 1 चीज है हमारे पास में वेजेस एंड सैलरीज, यही होता है। अब वेजेस एंड सैलरीज लिखा है तो कैश वाला भी इसी में आ गया, काइंड वाला भी इसी में आ गया। फिर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ये भी आता है, तब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिलेगा। पेंशन ऑन रिटायरमेंट हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी गिवन नहीं है, और एक होता है हमारे पास में पेंशन ऑन रिटायरमेंट होता है। हाँ सारी चीजें हो गई। एक चीज और है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉई, लेकिन ये हम नहीं लेंगे क्योंकि ये एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, हम सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, इसे इग्नोर मार देना। समझ में आ गया, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश भी आ गया, काइंड भी आ गया, दोनों एक में ही, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी आ गया, पेंशन ऑन रिटायरमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो 1400 और 200 समझ में आ गया। ये हो गया हमारा 1400 प्लस 200 हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, 4 चीजों को प्लस करके रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो नंबर 1 चीज हमारे पास में रेंट आ जाएगा। फिर आ जाएगा रॉयल्टी, रॉयल्टी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना। फिर आता है हमारे पास में इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट हमारे पास में गिवन है। रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टी गिवन नहीं है। लास्ट होता है प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट गिवन नहीं होता तो उसके अंदर की 3 चीजों को प्लस करके हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो रेंट है 100 और इंटरेस्ट है हमारे पास में 80, तो ये है रेंट 100, इंटरेस्ट हमारे पास में 80। प्रॉफिट की हमें अंदर की चीजें गिवन है, प्रॉफिट के अंदर की चीजें हमारे पास में क्या क्या गिवन है, प्रॉफिट के अंदर का हमारे पास में डिविडेंड गिवन है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, 2 चीजें तो एक साथ गिवन है, और कॉर्पोरेट सेविंग्स को ही हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स यानी कि रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं। तो 120 और 80 2 चीजें और हमें मिल गई, तो ये हो गया 120 प्लस 80। समझ में आया। लास्ट हमारे पास में क्या आता है, मिक्स्ड इनकम आता है, ये हमारे पास में डायरेक्टली गिवन है, कितना है 200 है, तो ये हमें मिल गया। ये दोनों को प्लस करा 1600 आ गया हमारे पास में, 1600 में और आगे प्लस कर दिया 100 80 120 और 80, 100 फिर 80 फिर 120 और 80 प्लस करा, फिर हमारे पास में लास्ट में 200 और आ गया, तो ये 2180 हमारे पास में आया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है NNP एट MP फाइंड आउट करना है। हमारे पास में है NDP एट FC गिवन है,
तो नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है तो सबसे पहले एनएफआईए को प्लस करेंगे। मार्केट प्राइस निकालना है, फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी प्लस करेंगे। 2180 एनएफआईए कितना है हमारे पास में, 2 अब्रॉड गिवन है, हमें फॉर अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड लेना है तो माइनस का साइन हो गया था। प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देख लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस 40 है, माइनस सब्सिडी 20 है, कितना आएगा 20 आएगा हमारे पास में। ये हमारे पास में 20 आ गया, प्लस का 20 माइनस का 20 कैंसिल हो गया, 2180 तो ये भी हमारे पास में सेम आ गया ₹2180 लाख। समझ में आ गए तीनों मेथड्स। अब फटाफट से तीनों मेथड्स के एक बार प्रिकॉशंस रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले है हमारे प्रोडक्ट मेथड के प्रिकॉशंस। कभी भी देखो जब हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं तो हमें इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। जब भी हम किसी सेकंड हैंड गुड को सेल करते हैं, परचेज करते हैं, उसकी वैल्यू को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाता। समझ में आ गया। लेकिन सेकंड हैंड गुड सेल करने पर, परचेज करने पर जो बीच में इंटरमीडिएट होता है, दलाल होता है, वो जो अपने हिस्से का कमीशन लेता है, उसके कमीशन को नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाता है। पापा जब कोई सेकंड हैंड कार परचेज करते हैं या फिर खुद की कार किसी को सेल करते हैं तो बीच में जो एक इंटरमीडिएट होता है ना, वो बंदा अपने हिस्से का कमीशन लेता है, उस कमीशन को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। अगर कोई प्रोड्यूसर अपने खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई चीज बनाता है, मेरी फर्नीचर की दुकान है, मैंने एक सोफा सेट बनाया है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने घर पे लगाने के लिए, तो हमेशा सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर प्रोड्यूसर कोई चीज बनाता है उसकी वैल्यू को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाता है। क्योंकि वही सोफा सेट अगर मैं बाहर से खरीदती तो भी तो मुझे अमाउंट पे करना पड़ता है ना। समझ में आया। इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी हम वैल्यू एडेड के अंदर इंक्लूड नहीं करते, तभी इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करा जाता है। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर कोई फार्मर सेल्फ कंजम्पशन के लिए गेहूं उगा रहा है, राइस उगा रहा है, तो उनकी वैल्यू को हमेशा नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाता है। क्योंकि सेम चीज अगर बाहर से खरीदेगा तो भी तो उसे अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सेल्फ कंजम्पशन के लिए अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। एक टीचर है, वो घर में अपने बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो अपनी टीचर सर्विसेज अपने बच्चों को दे रही है, तो उन सर्विसेज की वैल्यू को हम कभी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं सर्विसेज जब हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज में लेते हैं, उसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स प्रोड्यूस करे जा रहे हैं, उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में लेंगे। सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर सर्विसेज यूज में ली जा रही है, उसे हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। देखो कई बार ऐसा होता है, हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं और जो ऑफिस है वो हमारा ही घर है, हम हमारे ही घर को एज अ ऑफिस यूज कर रहे हैं। मैं खुद ही का, मेरा एक लैंड है, खुद ही की एक दुकान है जहां पर मैं मेरा बिजनेस चला रही हूं, तो हमेशा हम उसकी जो भी रेंटल वैल्यू होती है उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। मान लो मेरी खुद की दुकान है, वहां पर मैं मेरा बिजनेस चला रही हूं, खुद का मतलब कोई जगह है, वहां पर मैं मेरा बिजनेस चला रही हूं, खुद की कोई जगह है, उसे मैंने अपना गोडाउन बना लिया, उसकी वैल्यू को हम हमेशा नेशनल इनकम में कंसीडर करते हैं। क्योंकि अगर मेरा खुद का नहीं होता तो मैं बाहर से रेंट पर लेती, मुझे रेंट देना पड़ता, तभी भी तो मैं रेंट देती ना, तो अभी भी उस वैल्यू को हम नेशनल इनकम में कंसीडर करते हैं। अगर इलीगल एक्टिविटी से कोई पैसा कमाया जा रहा है, उसे हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। समझ में आ गया। फिर आता है हमारे पास में इनकम मेथड के प्रिकॉशंस। देखो ट्रांसफर अर्निंग्स जो होती है, जो ट्रांसफर इनकम होती है, जो फ्री का पैसा होता है, जैसे बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती है, अनएम्प्लॉयड लोगों को भी सरकार एक अलाउंस देती है, स्कॉलरशिप हो गई, पॉकेट एक्सपेंसेस हो गए, ये सारी वन साइडेड इनकम है, इन्हें हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, कमाई हुई इनकम नहीं है। कोई पर्सन रिटायर होता है, उसे रिटायरमेंट पे पेंशन मिलती है, उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं क्योंकि उसकी कमाई हुई इनकम है। इलीगल एक्टिविटी से जो पैसा कमा रहे हैं उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। कोई पर्सन जो सेकंड हैंड गुड सेल परचेज करवा रहा है, वो अपने हिस्से का कमीशन लेता है, जैसे पीछे मैंने बताया था गाड़ी वाला बंदा, उसके कमीशन को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। कंपनीज अपने शेयर्स को सेल करवाने के लिए, शेयर्स को परचेज करने के लिए बीच में जो ब्रोकर हायर करती हैं, जो इंटरमीडिएट हायर करती हैं, वो ब्रोकर अपने हिस्से का कमीशन लेता है, जिसे हम ब्रोकरेज बोलते हैं। ये उसकी कमाई हुई इनकम है, इसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। अगर लॉटरी से कोई इनकम हुई है, उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर किसी पर्सन को कोई कैपिटल गेन हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी के दाम वगैरह बढ़ गए, इन चीजों को हम कभी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, अभी मैंने बताया था, मैं मेरे घर में मेरा इंस्टीट्यूट चला रही हूं, तो मैं मेरे खुद के लैंड को यूज कर रही हूं ना, उसकी वैल्यू को हम हमेशा नेशनल इनकम में कंसीडर करते हैं। क्योंकि अगर वो मेरा खुद का नहीं होता तो मैं बाहर से रेंट पर लेती, तभी भी तो मुझे रेंट देना पड़ता ना, तो मैं देखूंगी यार मार्केट के हिसाब से इस जगह का कितना रेंट बनता है, उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में कंसीडर करते हैं। अगर हम कोई चीज बनाते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में कंसीडर करा जाता है, जैसे मैंने आपको फार्मर का एग्जांपल दिया। साथ में अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, तीन चीजों को प्लस करके निकलता है। अगर प्रॉफिट खुद ही गिवन है तो हम कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। पापा गिवन है, बच्चों को इग्नोर कर दो। इनकम टैक्स अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हमेशा आपको इनकम टैक्स को इग्नोर करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट होता है। याद रखना, इनकम टैक्स कभी भी क्वेश्चन में आएगा, क्या करोगे, इग्नोर करोगे। अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली पापा क्वेश्चन में गिवन है तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड जो हो गया, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी और पेंशन ऑन रिटायरमेंट, वो जो चार चीजें थी, उन चारों चीजों को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। करेक्ट है।
लास्ट है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस। देखो हमेशा फाइनल एक्सपेंडिचर को ही हम नेशनल इनकम में लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स पर जो खर्चा करा जाता है उसे हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, अदरवाइज क्या हो जाती है, डबल काउंटिंग हो जाती है। सेकंड हैंड गुड्स पर जो खर्चा करा जा रहा है उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है याद रखना, शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदने पर जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उसे हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि शेयर्स और बॉन्ड्स फिजिकल गुड्स नहीं है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स वही है, ट्रांसफर इनकम को हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। हम लोगों ने किसी को कोई गिफ्ट्स दिए हैं, ग्रांट्स दिए हैं, डोनेशन दिए हैं, इस तरह की चीजों को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाता। अगर कोई प्रोड्यूसर सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई चीज बना रहा है तो उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। और लास्ट वही बात लिखी है, इंप्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, इसे भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। समझ में आ गया? इसी के साथ में चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया और यूनिट 1 नेशनल इनकम हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट हुई। कल हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 मनी। लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।